नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी रोमांचक श्रृंखला में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। तल्ला देश का नरभक्षी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाग 2 में हम उस थकाऊ लेकिन साहसी यात्रा का अनुभव करते हैं, जहां शिकारी अपने साथियों के साथ तल्ला देश की ओर बढ़ता है। सरयू घाटी से होते हुए चूका गांव की सिहरन भरी रात और हिमालय की चढ़ाई के बीच हमें उस नरभक्षी बाघ की दहशत का एहसास होता है, जिसने 8 वर्षों में 150 लोगों को मौत के घाट उतारा। गांव वालों की आंखों में डर है, लेकिन शिकारी के मन में है अनुभव और आत्मविश्वास। प्रकृति की सुंदरता और खतरे की छाया साथ साथ चलती हैं। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां शिकारी और बाघिन की टक्कर तय है। घायल बाघिन की चाल, जंगल की रहस्यमयी खामोशी और शिकारी की सूझबूझ सब मिलकर एक ऐसा रोमांच रचते हैं जो सांसें थाम देता है। हिमालय की धारदार चोटी, गिद्धों की निगाहें और 5 गोलियों वाली राइफल। क्या शिकारी समय रहते बाघिन तक पहुंच पाएगा? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला भाग है सबसे निर्णायक मोड़। हिमालय की बर्फीली चट्टानों पर कभी निशाना न साधने वाले खेल प्रेमी शायद मेरी समझदारी पर सवाल उठाएंगे कि आखिर क्यों मैंने खुद को एक हल्की 273 राइफल से लैस किया और साथ में सिर्फ 5 गोलियां रखी। पर मेरे फैसले के पीछे वजहें थीं। या तो वो राइफल मेरी 20 साल पुरानी साथी थी, जिसकी हर धड़कन से मैं वाकिफ था, या फिर वो हल्की थी, सटीक थी और 300 गज तक की दूरी पर भी भरोसेमंद थी। शायद ये भी हो सकता है कि कर्नल बार्बर ने मुझे चेताया था, भारी राइफल से बचो और हल्की राइफल से बेवजह गोलियां मत चलाओ। जहां तक गोलियों की बात है, उस सुबह मेरा इरादा बाघों का शिकार करने का नहीं था। मैं तो उस गांव की तलाश में निकला था जहां आखिरी मानव हत्या हुई थी, और अगर समय मिला तो एक युवा भैंसे को चारे के रूप में बांधने का विचार था। पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। वो हल्की राइफल और 5 गोलियां, अगर मैं वो एक निर्णायक गोली न गंवा बैठता तो शायद वही काफी होती मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मेरे साथी समय पर गांव पहुंच गए थे, सैडल पर जमा भीड़ में शामिल होने और उस रोमांचक दृश्य के साक्षी बनने के लिए। उन्हें मालूम था कि मेरी राइफल में बस 5 गोलियां थीं, और जब 5वीं गोली के बाद उन्होंने घायल बाघ को पहाड़ी की ओट में गायब होते देखा, तो माधो सिंह बिजली की तरह नीचे दौड़ा, हाथ में नई गोलियों की खेप लिए। हरी घास के टुकड़े पर पड़ा बाघ और वर्षा की नाली में मृत मिला दूसरा। दोनों लगभग वयस्क थे, और जो घायल होकर बच निकली वो थी उनकी मां, वही नरभक्षी बाघिन जिसने टाल्ला देश को दहशत में डुबो रखा था। मैंने माधो सिंह और डूंगर सिंह को छोड़ा ताकि वे इन शावकों को गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, और खुद अकेला निकल पड़ा उस घायल बाघिन की तलाश में। झाड़ियों के उस बिस्तर से जहां वह पेड़ों को चीरते हुए गिरी थी, मैंने हल्की खून की लकीर का पीछा किया, उस जगह तक जहां मेरी आखिरी गोली चली थी। वहां मुझे कुछ कटे हुए बाल मिले जो मेरी गोली से उसकी पीठ से छिटक गए थे, और थोड़ा अतिरिक्त खून जो उसकी जख्म से तब बहा जब मेरी गोली उसके ऊपर जमीन से टकराई। उस जगह से लेकर पहाड़ी की चोटी तक
बस इक्का दुक्का खून की बूंदें थीं और चोटी के पार कठोर घास पर निशान गुम हो गया। पास ही था एक घना झाड़, 100 गज चौड़ा और 300 गज तक खड़ी पहाड़ी पर फैला हुआ। मुझे शक हुआ कि बाघिन ने वहीं शरण ली होगी, पर अब रात उतर रही थी और सटीक निशाने के लिए रोशनी नाकाफी थी। मैंने गांव लौटने का निर्णय लिया और तय किया कि उस झाड़ की तलाशी अब अगली सुबह ली जाएगी। अगली सुबह की शुरुआत हुई शावकों की खाल उतारने से। नैनीताल से लाए गए 6 इंच लंबे कीलों से मैंने उनकी खालों को जमीन पर कसकर गाड़ा। जैसे ही मैं इस काम में जुटा, 100 से भी ज्यादा गिद्ध खुले मैदान के किनारे लगे पेड़ों पर उतर आए, जहां मेरा तंबू तना था। इन्हीं गिद्धों ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो अब तक छिपा था। नरभक्षी बाघिन के शिकार की लापता कपड़े। शावकों ने उन खून से सने कपड़ों को चीर कर निगल लिया था। गांव के लोग मेरे चारों ओर बैठ गए थे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे उनके सहयोग की जरूरत है। मेरे गढ़वाली साथियों के साथ उस झाड़ की तलाशी में, जहां मुझे लगता था कि घायल बाघिन ने शरण ली है, वे तुरंत तैयार हो गए। दोपहर होते होते हम निकल पड़े। गांव वाले सैडल से होते हुए उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे जो उस झाड़ के ऊपर थी, और मैं बकरी के रास्ते से नीचे घाटी में उतरा। फिर उस चोटी तक पहुंचा जहां पिछली शाम मैंने बाघिन का पीछा किया था। झाड़ के निचले किनारे पर एक विशाल शिला थी, जिससे मैं पहाड़ी की चोटी पर खड़े लोगों को दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी टोपी लहराई, संकेत दिया कि अब बीटिंग शुरू की जाए। किसी को घायल होने से बचाने के लिए मैंने उन्हें निर्देश दिया था कि वे पहाड़ी की चोटी पर ही रहें। तालियां बजाएं, जोर से चिल्लाएं और फिर चट्टानें नीचे की ओर लुढ़काएं, सीधे उस झाड़ में जहां बाघिन छिपी हो सकती थी। झाड़ियों से एक काकर और कुछ काले तीतर निकले, पर बाघिन नहीं। जब चट्टानों ने जमीन का हर कोना खंगाल लिया, मैंने फिर टोपी लहराई, संकेत दिया कि बीटिंग बंद की जाए और सब गांव लौट चलें। जब गांव वाले लौट गए, मैं अकेला उस झाड़ की ओर बढ़ा, बिना किसी उम्मीद के कि बाघिन मिलेगी। पिछली शाम जब मैंने उसे पहाड़ी पर चढ़ते देखा था, उसकी चाल में पीड़ा साफ झलक रही थी, और जहां वह लड़खड़ाई थी, वहां के खून को देखकर मैं समझ गया था जख्म सतही था, अंदरूनी नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी गोली लगते ही वह बाघिन बिजली की तरह जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसे लकवा मार दिया हो। और फिर वो 10 से 15 मिनट तक उस बलूत के पेड़ की टहनी से लटकी रही, बिल्कुल निष्क्रिय, जैसे जीवन ही छिन गया हो। इन सवालों का जवाब उस समय मेरे पास नहीं था, और आज भी नहीं है। बाद में जब मैंने अपनी सॉफ्ट नोज निकल चढ़ी गोली को उसके दाएं कंधे के बॉल एंड सॉकेट जोड़ में फंसा पाया, तब समझ आया कि जब हाई वेलोसिटी गोली किसी हड्डी से टकराती है तो जानवर को जबरदस्त झटका लगता है। फिर भी एक बाघ, जो भारी शरीर और अपार जीवटता का प्रतीक होता है, कैसे एक हल्की 75 गोली से धराशायी हो गया और इतने समय तक बेहोश रहा, ये मेरे लिए आज भी एक रहस्य है। मैं वापस उस चोटी पर पहुंचा और चारों ओर का दृश्य देखा। वो चोटी मीलों लंबी लग रही थी, 2 घाटियों को बांटती हुई। बाईं ओर की घाटी, जिसके ऊपरी सिरे पर वो झाड़ था, खुला घास का मैदान था, जबकि दाईं ओर की घाटी, जहां बाघों ने उस महिला को खाया था, एक तरफ घना जंगल और झाड़ियों से भरी थी और दूसरी तरफ थी एक खड़ी ढलवां चट्टानी ढलान, जो एक विशाल चट्टान से जा मिलती थी। चोटी पर एक चट्टान पर बैठकर मैंने एक शांत सिगरेट जलाई और पिछली शाम की घटनाओं को मन ही मन दोहराने लगा।
दो निष्कर्ष सामने आए। या तो मेरी गोली लगने के बाद से लेकर पेड़ों के बीच गिरने तक बाघिन बेहोश रही, या फिर उसकी गिरावट, जो झाड़ियों और ब्रैकन की नरम परत से थमी थी, ने उसे होश तो दिलाया, लेकिन वह पूरी तरह से गुमसुदा और भ्रमित थी। इस भ्रमित अवस्था में वह बस अपनी नाक के सहारे चलती रही, और जब पहाड़ी से टकराई तो बिना दिशा जाने उस पर चढ़ गई। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, वह गई कितनी दूर और किस दिशा में। घायल टांग के साथ नीचे उतरना बेहद पीड़ादायक होता है, और जैसे ही बाघिन को होश आया होगा, उसने नीचे जाना बंद कर दिया होगा और किसी सुरक्षित झाड़ की ओर बढ़ी होगी, जहां वह अपने जख्मों को सहला सके। उस झाड़ तक पहुंचने के लिए उसे चोटी पार करनी ही पड़ती। अगर वह चोटी पार कर गई थी तो मुझे उसके निशान वहीं मिल सकते थे। सौभाग्य से वह चोटी एक धारदार किनारे वाली थी, जिसके ऊपर एक गेम ट्रैक था, जानवरों के आने जाने के निशान दर्ज करने के लिए आदर्श सतह। बाईं ओर थी घास की ढलान और दाईं ओर थी खड़ी चट्टानी ढलान, जो सीधे गहरी खाई में गिरती थी। सिगरेट खत्म कर मैं उस ट्रैक पर चल पड़ा। वहां मुझे घूरल, साराव, सांभर, लंगूर, साही और एक नर तेंदुए के पंजों के निशान मिले। जितना आगे बढ़ता गया उतना ही निराश होता गया, क्योंकि अगर मुझे बाघिन के पंजों के निशान नहीं मिले तो शायद मैं उसे फिर कभी न देख पाता। करीब 1 मील चलने के बाद जब मैंने दो घूरल को बाईं ढलान पर उछलते देखा, तभी मुझे बाघिन के पंजों के निशान मिले और सूखे खून का एक धब्बा। साफ था कि पिछली शाम मेरी नजरों से ओझल होने के बाद वह सीधे घास की ढलान पर गई थी, और जब उसे होश आया तो पहाड़ी की रेखा पर चलती हुई गेम ट्रैक तक पहुंच गई। मैंने उसके निशानों का पीछा किया आधा मील तक, जहां चट्टानी ढलान सिर्फ 15 गज चौड़ी रह गई थी। वहां बाघिन ने उस ढलान से नीचे उतरने की कोशिश की, शायद उस खाई के पार जंगल की शरण पाने के लिए। पर क्या उसकी घायल टांग ने साथ नहीं दिया, या फिर चक्कर आ गया, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उसने आगे गिरते हुए कुछ गज तक सिर के बल फिसलने के बाद खुद को पलटा और पंजे फैलाकर जमीन को पकड़ने की नाकाम कोशिश की, उस खाई में गिरने से बचने के लिए। मैं बकरी की तरह फुर्तीला हूं, लेकिन वो ढलान मेरे लिए भी बहुत खतरनाक थी। इसलिए मैं ट्रैक पर कुछ 100 गज और आगे बढ़ा, जब तक मुझे पहाड़ी में एक दरार नहीं मिली। उसी दरार से नीचे उतरकर मैं खाई में पहुंचा। मैं उस 30 गज चौड़ी खाई में ऊपर की ओर बढ़ रहा था, और मेरी नजर उस चट्टानी दीवार पर गई जो शेल की ढलान के नीचे थी, करीब 60 से 80 फीट ऊंची। मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि कोई भी जानवर इतनी ऊंचाई से चट्टानों पर गिरकर जीवित नहीं बच सकता। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां बाघिन गिरी थी, मेरी आंखों में चमक आ गई। एक बड़े जानवर का सफेद पेट दिखाई दिया। दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन यह खुशी क्षणिक थी। पास जाकर देखा तो वो बाघिन नहीं, बल्कि एक साराओ था। साफ था कि वो साराओ उस चट्टान की ऊपरी संकरी कगार पर सो रहा था। शायद बाघिन की आहट या गंध से चौंक कर उसने घबराहट में छलांग लगा दी और नीचे चट्टानों पर गिरकर गर्दन तोड़ बैठा। जहां साराओ गिरा था, उसके पास ही एक छोटा सा ढीली रेत का टुकड़ा था। बाघिन वहीं उतरी थी, अपनी घायल कंधे की चोट को और फाड़ते हुए, लेकिन जान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसने मृत साराओ की ओर देखा तक नहीं, बस एक गज की दूरी से गुजरती हुई खाई पार कर गई, पीछे एक साफ खून की लकीर छोड़ते हुए। खाई के दाईं ओर की ढलान बस कुछ फीट ऊंची थी।
बाघिन ने कई बार उसे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब मुझे यकीन हो गया था, वो जहां पहली बार किसी झाड़ या जंगल की ओट पाएगी, वहीं रुक जाएगी। पर किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। कई घंटों से बादल उमड़ रहे थे और इससे पहले कि मैं यह जान पाता कि बाघिन ने खाई कहाँ छोड़ी, एक जबरदस्त बारिश शुरू हो गई, खून की लकीर को पूरी तरह धो डालने वाली। शाम अब ढल चुकी थी और मेरे सामने था एक लंबा कठिन रास्ता। मैंने गहरी सांस ली और कैंप की ओर लौट पड़ा। खेल में किस्मत का बड़ा हाथ होता है और अब तक उस बाघिन ने किस्मत का पूरा फायदा उठाया था। सबसे पहले वह अपने शावकों के साथ खुले मैदान में नहीं थी, जहां मैं उसे पहचान सकता, बल्कि वह घने झाड़ों में छिपी थी। फिर मेरी गोली, जो उसे मार सकती थी, उस एकमात्र हड्डी से टकराई जो उसे घातक चोट से बचा सकती थी। बाद में वह 2 बार चट्टानों से गिरी, जहां उसकी मौत निश्चित थी। अगर एक बार झाड़ियों और ब्रैकन की नरम परत ने उसे न थामा होता और दूसरी बार रेत की मुलायम परत ने उसे न बचाया होता, और अंत में जब मैं उससे बस 100 गज की दूरी पर था, बारिश ने खून की लकीर को धो डाला। लेकिन किस्मत ने मेरा भी साथ दिया। मेरी सबसे बड़ी चिंता थी कि वह फिसलन भरी ढलान पर नीचे चली जाएगी और मैं उसका पीछा खो बैठूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ और अब मुझे पता था कि उसे कहाँ ढूंढना है। अगली सुबह मैं 6 गढ़वाली साथियों के साथ फिर उस खाई में लौटा। कुमाऊं में साराओं का मांस एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है और जो युवा साराओ चट्टानों पर गिरकर मरा था, वह पूरी तरह से ताजा था। मेरे साथियों के लिए एक स्वागत योग्य भोजन। मैं उन्हें साराओं की खाल उतारने के लिए छोड़कर उस जगह पहुंचा जहां पिछली शाम मैं लौट आया था। वहां मैंने देखा कि पहाड़ी के दाईं ओर 2 गहरी और संकरी दरारें ऊपर की ओर जा रही थीं। मुझे शक था कि बाघिन इनमें से किसी में गई हो सकती है। मैंने पहले वाली दरार को चुना, लेकिन कुछ 100 गज ऊपर जाने के बाद पाया कि उसकी दीवारें इतनी खड़ी थीं कि कोई बाघ उसे नहीं चढ़ सकता, और उसका अंत एक 30 फीट ऊंचे झरने में होता था, जो मानसून में फूट पड़ता होगा। मैं वापस लौट आया और अपने साथियों को आवाज दी, जो मुख्य खाई में 50 गज ऊपर थे, कि आग जलाएं और मेरी चाय के लिए पानी उबालें। अब मैंने दूसरी दरार की ओर रुख किया। तभी मेरी नजर पहाड़ी की बाईं ओर उतरते एक पुराने गेम ट्रैक पर पड़ी। उस पर मुझे बाघिन के पंजों के निशान मिले। बारिश से थोड़े धुंधले हो चुके थे। जहां मैं खड़ा था, वहां एक बड़ी चट्टान थी। पास जाकर देखा तो उसके पीछे एक हल्की सी गहराई थी। वहां की सूखी पत्तियां दब चुकी थीं और उन पर खून के बड़े थक्के थे। बाघिन, जो शायद 40 घंटे पहले खाई में गिरी थी, इस जगह तक पहुंची थी और तभी वहां से हटी जब उसने मुझे चाय के लिए केतली उबालने की आवाज लगाते सुना। बाघ का स्वभाव इतना विविध होता है कि यह कहना असंभव है कि घायल होने के बाद वह पैदल आते इंसान के सामने कैसा व्यवहार करेगा। न ही यह तय किया जा सकता है कि कितनी देर तक वह खतरनाक बना रहेगा। मैंने एक बाघ को देखा है जिसकी पिछली पंजे में बस 1 इंच की कट लगी थी और 5 मिनट बाद वह 100 गज दूर से पूरी ताकत से झपट पड़ा। वहीं एक दूसरा बाघ, जिसकी जबड़े में घंटों से दर्दनाक जख्म था, मुझे कुछ ही फीट की दूरी तक आने दिया, बिना कोई हमला किए। लेकिन जब बात एक घायल नरभक्षी बाघ की हो, तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। अगर जख्म अंदरूनी न हो, तो वह भोजन की तलाश में हमला भी कर सकता है। सच कहूं तो सामान्य हालात में बाघों का स्वभाव बेहद शांत होता है। अगर ऐसा न होता, तो हजारों लोग
बाघों से भरे जंगलों में काम नहीं कर पाते और मैं जैसे लोग वर्षों तक पैदल जंगलों में घूमते हुए सुरक्षित न रह पाते। हाँ, कभी कभी बाघ अपने शावकों या शिकार के पास किसी की मौजूदगी से नाराज हो सकता है। पहले वह गुर्राता है, फिर अगर बात न बने तो डरावनी दहाड़ के साथ झपटता है, और अगर इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाए तो चोट की जिम्मेदारी पूरी तरह से घुसपैठिए की होती है। अब सुनिए एक घटना जो इस बात का प्रमाण है कि बाघों का स्वभाव कितना संयमित होता है। मेरी बहन मैगी और मैं एक शाम काला ढोंगी से 3 मील दूर बोअर नदी में मछली पकड़ रहे थे। मैंने 2 छोटे महासीर पकड़े थे और एक चट्टान पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी जियोफ हॉपकिंस, जो बाद में उत्तर प्रदेश के वन संरक्षक बने, अपने हाथी पर वहां पहुंचे। उन्हें कुछ मेहमानों की उम्मीद थी और मांस की कमी के चलते वे एक 240 रूक राइफल लेकर काकर या मोर की तलाश में निकले थे। हमने तय किया कि उनके साथ चलें और शिकार में मदद करें। हाथी पर चढ़कर हम नदी पार कर गए और मैं महावत को उस जंगल की ओर ले गया जहां काकर और मोर मिलते थे। हम छोटे घास और बेर के जंगल से गुजर रहे थे। तभी मेरी नजर एक मृत चीतल पर पड़ी। हाथी रोककर मैं नीचे उतरा और देखने गया कि उसकी मौत कैसे हुई। वह एक बूढ़ी मादा थी जो 24 घंटे पहले मरी थी। कोई बाहरी चोट न देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि शायद सांप ने काटा होगा। जैसे ही मैं हाथी की ओर लौटने लगा, मेरी नजर एक पत्ते पर ताजा खून की बूंद पर पड़ी। उसकी आकृति से साफ था कि वह जानवर वहां से दूर जा रहा था। आगे बढ़कर मुझे एक और खून का निशान मिला। मैं हैरान था और उस निशान का पीछा करने लगा। हाथी को इशारा देकर मेरे पीछे आने को कहा। करीब 60-70 गज तक घास के ऊपर चलने के बाद वह निशान 5 फीट ऊंची झाड़ियों की ओर गया। वहां पहुंचकर मैंने दोनों हाथ फैलाए, क्योंकि मेरी मछली पकड़ने की छड़ी हाथी पर रह गई थी, और झाड़ियों को अलग किया। और वहीं मेरे फैले हुए हाथों के नीचे एक मखमली सींगों वाला चीतल पड़ा था और उसका शिकार कर उसे खा रहा था। एक बाघ। जैसे ही मैंने झाड़ियां हटाई, बाघ ने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर जो भाव था वह साफ कह रहा था, अरे ये क्या। और यही मैं भी सोच रहा था। शुक्र है मैं इतना चौंक गया था कि एकदम स्थिर रह गया। शायद मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। बाघ, जो इतना पास था कि अपना पंजा बढ़ाकर मेरे सिर को छू सकता था, एक पल मेरी आंखों में देखता रहा, फिर उठा, मुड़ा और एक ही सुंदर लहरदार गति में झाड़ियों में गायब हो गया। उसने चीतल को बेर की झाड़ियों में मारा था और उसे ढकने के लिए ले जाते समय वह मृत मादा के पास से गुजरा था, जिससे वह खून की लकीर बनी जिसे मैंने पीछा किया। हाथी पर बैठे तीनों लोगों ने बाघ को तब देखा जब वह हवा में था। महावत ने डर से चिल्लाया, खबरदार साहब, शेर है। वह मुझे सावधान कर रहा था। अपने साथियों से दोबारा जुड़ते ही मैंने चाय की एक गर्म प्याली पी, जबकि वे साराओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे थे ताकि आसानी से ले जाया जा सके। फिर हम सब उस गहराई की ओर लौटे जहां मैंने खून के थक्के पाए थे। ये छहों मेरे पुराने शिकारी साथी थे। कई बार मेरे साथ शिकार पर जा चुके थे। खून की मात्रा देखकर उनका मानना था कि बाघिन को शरीर में गंभीर चोट लगी है, जो कुछ ही घंटों में जानलेवा साबित होगी। लेकिन इस बात पर हमारी राय नहीं मिली। मुझे यकीन था कि जख्म सतही है, अगर उसे समय मिले तो वह ठीक हो सकती है, और जितनी देर वह जीवित रहेगी
उसे ढूंढना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक गहरी और संकरी खाई जो एक खड़ी पहाड़ी के चेहरे पर ऊपर की ओर जाती है। दाईं ओर की जमीन खाई की ओर ढलती है, पेड़ों से भरी लेकिन झाड़ियों से मुक्त, जबकि बाईं ओर की जमीन ऊपर की ओर चढ़ती है, घने रिंगाल, बौने बांस, ब्रैकन और तरह तरह की झाड़ियों से ढकी हुई। यही था वो इलाका जिसमें हम उस दिन भर काम करते रहे। मेरी योजना थी कि मेरे साथी खाई के दाईं ओर जाएं, ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर मुझे नजर में रखें और अगर उन्हें मेरा ध्यान आकर्षित करना हो तो सीटी बजाएं। पहाड़ी लोग कुछ लड़कों की तरह दांतों के बीच से सीटी बजाने में माहिर होते हैं। उनके लिए कोई खतरा नहीं था क्योंकि उनकी ओर कोई झाड़ नहीं था और वे सभी कुशल पेड़ चढ़ने वाले थे। बड़ी चट्टान के पास की गहराई से निकलने के बाद बाघिन के पैरों के निशान साफ दिखा रहे थे कि वह खाई की बाईं ओर की पहाड़ी पर चढ़ गई थी। अब मैं उसी पहाड़ी पर उसके पीछे चल पड़ा। मैं पहले भी कह चुका हूं, जंगल की विद्या कोई किताबों से पढ़ी जाने वाली विज्ञान नहीं है। यह तो धीरे धीरे आत्मसात होती है, बूंद बूंद समाती है चेतना में, और यह समावेश कभी रुकता नहीं, बस चलता रहता है जीवन भर। ठीक यही बात ट्रैकिंग पर भी लागू होती है। अनगिनत रूपों और बदलावों के कारण ट्रैकिंग मेरे लिए सबसे दिलचस्प खेलों में से एक है और कई बार सबसे रोमांचक भी। ट्रैकिंग के दो सामान्य रूप हैं, एक खून की लकीर का पीछा करना और दूसरा बिना खून के निशान के पीछे जाना। इसके अलावा कई बार मैंने घायल जानवरों को ढूंढा है, मांसाहारी पक्षियों या मक्खियों के पीछे चलकर। इन दोनों तरीकों में खून की लकीर का पीछा करना ज्यादा भरोसेमंद होता है, लेकिन हर जख्म से खून नहीं बहता। ऐसे में जानवरों के पैरों के निशान या उनके गुजरने से पेड़ पत्तों में आई हलचल ही रास्ता दिखाती है। ट्रैकिंग आसान हो सकती है या बेहद कठिन, यह जमीन की प्रकृति पर निर्भर करता है और उस जानवर पर भी जिसके पीछे आप हैं। क्या उसके पैरों में कठोर खुर हैं या मुलायम पंजे? जब बाघिन ने उस गहराई को छोड़ा, मेरे साथियों को आवाज सुनकर उसका जख्म अब खून नहीं बहा रहा था, बस थोड़ा सा रिसाव था जो संक्रमण के कारण था, इतना कम कि उसका पीछा करना नामुमकिन था। अब मुझे उसके पैरों के निशान और झाड़ियों की हलचल से ही रास्ता बनाना था। जिस जमीन पर मैं था वहां यह असंभव नहीं था, लेकिन धीमा जरूर था और समय अब बाघिन के पक्ष में था, क्योंकि जितना लंबा रास्ता उतनी ही ज्यादा उसकी ठीक होने की संभावना और उतनी ही कम मेरी उसे ढूंढ पाने की। पिछले कुछ दिनों की थकान अब मुझ पर असर दिखाने लगी थी। पहले 100 गज तक निशान घुटनों तक ऊंची ब्रैकन झाड़ियों से होकर गए। यहाँ ट्रैकिंग आसान थी, बाघिन लगभग सीधी रेखा में चली थी, लेकिन ब्रैकन के पार था रिंगाल का घना जंगल, बांस की उलझी हुई झाड़ियां जो हर कदम पर खड़खड़ाहट करती थीं। मुझे पूरा यकीन था कि बाघिन इसी घने रिंगाल में कहीं छिपी होगी, लेकिन जब तक वह खुद झपटती नहीं, उसे देख पाना या उस पर निशाना साधना नामुमकिन था, क्योंकि इन झाड़ियों में चुपचाप चलना असंभव था। मैं जब इस झाड़ के बीचों बीच पहुंचा, तभी एक काकर ने भौंकना शुरू किया। बाघिन अब चल पड़ी थी, लेकिन उसने पहाड़ी की सीधी चढ़ाई नहीं पकड़ी, बल्कि बाईं ओर मुड़ गई, शायद खुले मैदान की ओर, क्योंकि काकर एक ही जगह खड़ा होकर लगातार भौंक रहा था। मैंने अपने कदम वापस मोड़े और बाईं ओर घूमकर उस दिशा में बढ़ा, लेकिन वहां कोई खुला मैदान नहीं मिला।
और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मैं उस भौंकते हिरन के करीब पहुंच रहा हूं। कुछ ही देर में काकर चुप हो गया और अब कई कालेज तीतर चहचहाने लगे। बाघिन अब भी चल रही थी, लेकिन मैं जितना भी सिर घुमाता, जितना भी ध्यान लगाता, उसकी आवाज का स्रोत पकड़ नहीं पा रहा था। आपने अभी सुना तल्ला देश के नरभक्षी का तीसरा भाग, एक ऐसा अध्याय जहां शिकारी और घायल बाघिन की रहस्यमयी टक्कर बस कुछ कदम दूर थी। जंगल की खामोशी, खून की धुंधली लकीरें और हर झाड़ी के पीछे छिपा खतरा, सब कुछ इस कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। शिकारी ने बाघिन के निशानों का पीछा किया, उसकी हर चाल को पढ़ा और उस जगह तक पहुंचा जहां वह शायद छिपी थी। लेकिन बारिश ने सब कुछ धो डाला। खून की लकीरें, उम्मीद की राहें। अब सवाल यह है, क्या बाघिन बच निकली? क्या शिकारी उसे फिर से ढूंढ पाएगा? तो दोस्तों, अगला भाग है इस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़। जानिए क्या हुआ उस नरभक्षी बाघिन के साथ। क्या शिकारी ने उसे ढूंढ लिया या जंगल ने फिर एक बार अपने रहस्य को छुपा लिया? हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।